जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल्प्रिक्स ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपने पंचायती राज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करेंगे। टॉपिक है हमारा पंचायतों में आरक्षण एवं कार्यकाल। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो भी देखा है उसको आप लोग रिकॉल करिएगा। आज हम लोग आरक्षण और कार्यकाल के बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए पंचायतों में आरक्षण को हम लोग पहले देखते हैं। आरक्षण में क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले आरक्षण सभी कोई को समझ आ रहा होगा। आरक्षण शब्द बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं होगी। आरक्षण देखोगे आप पंचायती राज में तो कैसे दिया गया है। आरक्षण पंचायती राज में जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। ध्यान से आप इसको समझिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। अब ये जनसंख्या किसकी है कैसे समझोगे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एसटी और एससी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एसटी और एससी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का निर्धारण किया गया है हमारे पंचायती राज व्यवस्था में। क्लियर है। क्या है कंडीशन, तो आप देखोगे अगर एसटी और एससी की जनसंख्या 50% या इससे कम है। सबसे पहली बात तो ये पता चला कि जनसंख्या के अनुपात में क्या है, आरक्षण का प्रावधान है। जनसंख्या के अनुपात में। और किसकी जनसंख्या, एसटी और एससी। यदि इनकी जनसंख्या 50% या उससे कम है तो आरक्षण ओबीसी के लिए भी है, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी। और ये क्या होगा आरक्षण, तो ये जो होगा ये 25% आरक्षण होगा। अगर जनसंख्या एसटी एससी की 50% या उससे कम है तो आरक्षण 25% किनको दिया जाएगा, ओबीसी वर्ग को भी दिया जाएगा। मेरी बात एकदम ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, तो ये जो 25% का आरक्षण कब मिलता है, जब जनसंख्या का अनुपात 50% से कम हो तब मिलेगा। और कंडीशन एक ये भी जानिएगा, यदि कहीं किसी जगह पे कोई पंचायत है, मान लो कोई ग्राम पंचायत है, अगर कोई ग्राम पंचायत में एसटी एससी ओबीसी तीनों का जनसंख्या है ही नहीं, एसटी भी नहीं है, एससी भी नहीं है, ओबीसी भी नहीं है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, यदि पंचायत में एसटी एससी और ओबीसी तीनों वर्ग के कोई भी व्यक्ति नहीं है, ना एसटी है ना एससी ना ओबीसी, तो आरक्षण को अपवर्जित कर दिया जाएगा। अपवर्जित, आरक्षण अपवर्जित कर दिया जाएगा। ध्यान से बात समझनिएगा इसको। ठीक है, आरक्षण क्या कर दिया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा। आरक्षण मतलब आरक्षण जो है समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर है। पंचायतों में अगर आरक्षण की मैं बात करूं तो कैसे है, तो जनसंख्या के अनुपात में। यदि एसटी एससी में 50% वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो ओबीसी को मिलेगा। यदि पंचायत में ना ही एसटी वर्ग का कोई है, ना ही एससी और ना कोई ओबीसी, तो आरक्षण को क्या कर दिया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा। आरक्षण ही यहाँ पास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब वो जो रहेगा वो पद सामान्य हो जाएगा, सामान्य पद के लिए रहेगा वो। फिर बहुत ही बेसिक क्लियर है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50% एसटी एससी नहीं है तो ओबीसी। अब आते हैं हम बात महिलाओं के आरक्षण का। तो छत्तीसगढ़ के जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो भी यहाँ पे आरक्षण हमको दिख रहा है, यहाँ जो आरक्षण हमको दिख रहा है, इस आरक्षण में महिलाओं का क्या स्थान है, कैसा आरक्षण उनको दिया गया है। तो महिलाओं के लिए
इस आरक्षित 50% का 50%, 1/2, बुक में, कई बुक में ऐसे आधा लिखा होगा, आधा या 50%, स्क्रीन दिख रहा है आपको। जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है ST SC 50% वाला नहीं है तो OBC के लिए 25% वाला, उसमें से भी 25% किनके लिए, 25 बोल रहा हूँ सॉरी, 50%, कितना परसेंट, आधा दे या 1/2 दे या 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। बात ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि आप देखोगे पंचायती राज अधिनियम तो उसमें बाहर में जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो 1/3 दिया है भारत के जो पंचायती राज है, लेकिन हम जानते हैं कि जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है, हम पहले भी जाने इसके बारे में, ये किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। अब राज्य सूची का विषय है तो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होगा, इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में 1/3 के जगह में 1/2 है, मतलब 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्लियर है बातें। तो इसका आरक्षण जो है राज्य सरकार के हाथ में है, बढ़ाना घटाना, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण दिया गया है पूरे पंचायतों में, चाहे ग्राम पंचायत की मैं बात करूं, चाहे जनपद पंचायत ले लो, चाहे आप जिला पंचायत। महिलाओं के लिए कितना रिजर्वेशन है, 50%। बहुत ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं, आरक्षण हमारे यहाँ जनसंख्या के अनुपात पे दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि भाई OBC को कब मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, आरक्षण कब की स्थिति में अपवर्जित कर दिया जाएगा, इसके अलावा महिलाओं को कितना % हमारे यहाँ दिया गया है, और भारत को अभी आपको नहीं याद रखना है, लेकिन ये जानना है, ये जो भारत में अपन देखते हैं, अगर पंचायती राज अधिनियम की बात किया जाए, भारत ना बोल के आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जो अधिनियम है उसमें 33% है, चूंकि ये राज्य सूची का विषय इसलिए हमारे यहाँ बढ़ा हुआ दिखता है। तो आरक्षण में मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना जानिए, क्योंकि क्वेश्चन और भी बहुत टाइप से बन के आएंगे, उसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। हमको मेन आज कार्यकाल भी देखना है, आरक्षण के साथ हमको कार्यकाल कवर करना है, ठीक है। आरक्षण के बाद आप देखो डी में आरक्षण है और अंगा वाला जो है, फिर आप बोल सकते ई में इसका कार्यकाल है। तो अपन देखते हैं कार्यकाल। इतना समझ आया सब, आप सभी कोई को क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम लोग इसमें जो आज का मेन हमको कार्यकाल है उसको देखना है, कवर करना है। देखो पंचायतों का कार्यकाल अब सभी कोई सुने होंगे, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष के लिए। लेकिन इससे समझ नहीं आ जाएगा कि भाई पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो केवल 5 वर्ष बोल दोगे तो पता चलेगा क्या, क्या इंटरनल और क्या बात होती है, उन सब चीज़ों को भी आपको जानना है, ठीक है। हाँ, एक बात और आप समझ लीजिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो बता नहीं पाया। आप देखेंगे अगर मान लो कोई ग्राम पंचायत है, अपन कार्यकाल से पहले आरक्षण को एक बार समझते हैं। कोई ग्राम पंचायत है तो आप जानते हैं ग्राम पंचायत में क्या होता है, वार्ड होता है, बहुत सारे वार्ड होते हैं। हम देखिए न्यूनतम 10 से 20, न्यूनतम 10 होगा, अधिकतम 20, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो वार्ड होते हैं, वार्ड जो होते हैं अलग अलग वार्ड होते हैं, अलग अलग वार्ड होंगे आपका। तो इसमें आरक्षण का जो निर्धारण है, आरक्षण का जो निर्धारण, आरक्षण भी अभी बता रहा हूँ, निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, कलेक्टर। ये विहित प्राधिकारी के रूप में ये जो कलेक्टर है आरक्षण को वार्डों के हिसाब से निर्धारित करता है। कौन करता है, कलेक्टर करता है, ठीक है। कैसे करता है, तो ये चक्रानुक्रम में करता है। कैसे करता है, तो चक्रानुक्रम में, चक्रानुक्रम में वार्डों में आरक्षण को निर्धारित करता है। और एक चक्रानुक्रम में, एक चक्रानुक्रम में, ये जो चक्रानुक्रम है, एक चक्रानुक्रम जो होता है 2 निर्वाचन कार्य के लिए होता है, 2 निर्वाचन काल के लिए होता है, 2 निर्वाचन काल के लिए एक चक्रानुक्रम डिसाइड करता है कलेक्टर। मतलब 10 साल, कितना वर्ष निकलेगा भाई, या बोल सकते 2 निर्वाचन काल या फिर 10 वर्ष। समझ आया। ग्राम पंचायत में अलग अलग वार्ड होते हैं, वहाँ पे आरक्षण का निर्धारण विहित प्राधिकारी, कलेक्टर
कलेक्टर निर्धारण करता है। कैसे करता है? तो चक्रानुक्रम में करता है और 2 निर्वाचन काल के लिए करता है। एक चक्रानुक्रम में कितना निर्वाचन काल? तो 2, यानी 10 वर्ष के लिए। इस प्रकार से जो है ग्राम पंचायत का अपन देखे हैं। समझ आ गया? अब देखते हैं हम लोग कार्यकाल। देखो, अब कार्यकाल में आपको ये सब कोई को पता है कि अवधि मतलब कार्यकाल होता है। अवधि मतलब क्या होता है भाई? कार्यकाल। तो आप इसको कार्यकाल भी बोल सकते हो और अवधि भी बोल सकते हो। तो कार्यकाल या अवधि। ठीक, चलिए बात करते हैं अपन कार्यकाल या अवधि के बारे में। जो पंचायत है सामान्य शब्दों में बोला जाए तो कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष के लिए बन गया है? 5 वर्ष। लेकिन इसमें आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा इसके कि और क्या हम जान सकते हैं। देखिए, प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक जो पंचायत होगा अपने प्रथम सम्मेलन के नियत या तय तारीख, यहां लिख दे रहा हूं, तय तारीख से 5 वर्ष के लिए होगा। 5 वर्ष के लिए होगा। शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा लंबा लिख के दिखा दिया कि जो प्रत्येक पंचायत है। अब प्रत्येक पंचायत अपन समझते हैं इसमें क्या होगा? ग्राम पंचायत भी हो सकता है, नहीं होगा ही, जनपद पंचायत भी होगा और जिला पंचायत। ये जो तीनों, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, अपने प्रथम सम्मेलन की नियत तय तारीख से लेकर 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। कितने वर्ष की अवधि के लिए होगा? 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। क्लियर यहां तक? और देखो, अपन कार्यकाल में और समझ सकते हैं। देखो, कोई भी पंचायत, जो पंचायत है, ठीक है, पंचायत अपने विघटन, या ऐसे समझते हैं इसको, विघटन हटाइए, प्रत्येक पंचायतों का जो गठन होगा, क्या होगा? गठन। जो भी पंचायत का हम गठन करेंगे, उनका गठन कब होगा? तो विघटन की तारीख से 6 माह पूर्व करा लिया जाता है। 6 माह पूर्व। इस लाइन को समझिएगा, मैं और डील में बताऊंगा आपको। देखो, ये तो समझ आ गया, क्लियर है? अपने सम्मेलन से लेकर वो 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। जो भी पंचायत है, पंचायतों का जो गठन होगा, पंचायतों का हर 5 वर्ष में गठन होता है ना भाई, तो पंचायत का गठन उनके विघटन से, ठीक है, या फिर ऐसे समझिए इसको, पंचायतों का गठन के लिए निर्वाचन, तब क्लियर होगा। देखो, पंचायतों के गठन के लिए निर्वाचन, ऐसे में आपको ज्यादा समझ आएगा। जो पंचायत है उसके गठन के लिए निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से 6 माह पूर्व करा लिया जाता है। या फिर 6 माह पूर्व समाप्त होने की जो अवधि होती है, देखो, पंचायत का जो गठन का निर्वाचन है, विघटन की तारीख से 6 माह पूर्व समाप्त होने की काल अवधि है उसके 6 माह पूर्व ही करा लिया जाता है। ठीक है, 6 माह पूर्व की काल अवधि के समाप्ति से पहले ही जो है पंचायतों के लिए फिर से जो है निर्वाचन जो है करा लिया जाता है, 6 माह से पहले ही। ऐसा क्यों? 6 माह से पहले ही, कालावधि के 6 माह पहले ही क्यों निर्वाचन करा लिया जाता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं, यदि कार्यकाल ही 6 माह बचा हो, यदि कार्यकाल ही 6 माह शेष हो तो निर्वाचन नहीं कराया जाता। 6 माह शेष है यदि कार्यकाल, तो निर्वाचन नहीं कराया जाता है,
तब की स्थिति में कौन बना रहता है पंचायत में? तो याद रखना, अगर कार्यकाल 6 माह शेष है तो विघटित पंचायत ही बनी रहती है, बनी रहती है। ये अलग लाइन है। समझ आ रहा है? थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ आएगा। फिर से मैं एक बार ये बता देता हूं, प्रत्येक पंचायत के गठन का निर्वाचन उसके विघटन होने की तारीख से, अब लाइन समझ आएगा, नोट करना चाहो तो लिख सकते हो इसको, ठीक है। प्रत्येक पंचायत के गठन का निर्वाचन उसके विघटन होने की तारीख से 6 माह पूर्व के कालावधि से पहले ही करा लिया जाता है, यानी समाप्ति के पहले ही उसका निर्वाचन जो है करा लिया जाता है। लेकिन अगर कार्यकाल ही 6 माह शेष बचा हो, ध्यान से सुनना, अगर कार्यकाल ही 6 माह शेष बचा हो तो निर्वाचन नहीं कराया जाएगा, विघटित पंचायत ही बने रहती है। क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। और देखो कुछ मैं आपको इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। ये तो समझ आ गया कि कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि और जो भी होता है अपने प्रथम सम्मेलन से गणना की जाती है, और 6 माह पहले क्यों कराया जाता है और 6 माह बचा है तो क्यों नहीं कराया गया। अब मान लो एग्जाम्पल लेते हैं एक ग्राम पंचायत में, या आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, आप सभी सुने होंगे स्थानापन्न सरपंच वाला बात, स्थानापन्न सरपंच की बात सुने ही है। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, समझिएगा। ये जो ग्राम पंचायत है, ये जो ग्राम पंचायत है, अगर यहाँ का सरपंच, ग्राम पंचायत में कौन होगा प्रमुख? सरपंच। अपने कार्यकाल के दौरान अगर उसका शेष कार्यकाल शेष बचा है, पद त्याग कर देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। बातें समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा कालावधि समाप्ति के पूर्व ही और कार्यकाल जो भी बचा है उसके पहले ही वो अपना पद त्याग कर दे या उसकी मृत्यु हो गई, तो उस समय के लिए जो सरपंच के दायित्वों का निर्वहन करेगा, कई बार एग्जाम में आपने देखा भी होगा, तो वहाँ पे जो सरपंच होगा जो दायित्वों का निर्वहन करेगा उसको बोला जाता है स्थानापन्न सरपंच। क्या बोला जाता है? स्थानापन्न सरपंच। ज़्यादातर लोग तो इसको एकदम रट के भी रख लिए हैं, ये आया मतलब यही आंसर है, ये आया मतलब स्थानापन्न ही आंसर है, ऐसे रट के भी रख लिए हैं आधा लोग। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी रटे होंगे, तो समझ लो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई ग्राम पंचायत में सरपंच है, अगर अपने कार्य समाप्ति के पहले ही वो पद त्याग कर दे या उसका पद त्याग हो गया यदि, या फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो जो उस समय उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा वो क्या कहलाता है? स्थानापन्न सरपंच कहलाता है। और ये जो स्थानापन्न सरपंच है ये निर्वाचित पंचों में से ही होगा। कहाँ से होगा? निर्वाचित पंचों में से होगा, पंचों से ही। ये जो होगा किससे होगा? निर्वाचित पंचों से होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है, ध्यान से देखिए। क्लियर है? और एक कॉन्सेप्ट समझिए, यदि सरपंच का पद, यहां लिख दे रहा हूं, यहां पास, सरपंच का पद किन्हीं कारणों से लंबित है, क्या है? लंबित है। यदि सरपंच का पद किन्हीं कारणों से लंबित है तो ग्राम पंचायत के पंचों के द्वारा, मतलब ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय बोल सकते हो, या निर्वाचित पंच द्वारा ही, निर्वाचित पंच द्वारा ही, निर्वाचित पंचों में से ही एक सरपंच के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। सरपंच का पद लंबित है तो पंच ही सरपंच, ऐसे लिख देता हूं। अब वो जो प्रोसेस है पंचों में से ही चुनने वाला प्रोसेस है, किन्हीं कारणों से लंबित है, चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो पंचों में से ही सरपंच का निर्धारण किया जाता है। संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा पंचों में से ही सरपंच का जो है चुनाव किया जाएगा। ये अलग है, वो अलग है, ये पद त्याग और मृत्यु है, स्थानापन्न। वहां पे क्या दिख रहा है? पंच ही सरपंच, ऐसे लिखा नहीं मिलेगा पुस्तकों में, पंच ही सरपंच, मैं बता रहा हूं। तो सरपंच का पद किन्हीं कारणों से जो है
चुनाव नहीं हो पाता है या लंबित है, चुनाव नहीं होगा तभी तो लंबित होगा ना, तो वो निर्वाचित पंचों में से ही जो है सरपंच जो है चुन लिए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो ये जो है कार्यकाल हो गया कैसा, और ग्राम पंचायत में सरपंच में स्थानापन्न सरपंच क्या है। और एक बात और आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इन सब का जो गठन का निर्वाचन है ना, तो निर्वाचन का जो प्रकाशन है विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। सरपंच पंच के निर्वाचन के लिए जो प्रकाशन होता है ना, निर्वाचन का प्रकाशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, निर्वाचन का प्रकाशन विहित प्राधिकारी द्वारा, जो भी संबंधित अधिकारी है उसके द्वारा, विहित प्राधिकारी द्वारा। कौन करता है? तो विहित प्राधिकारी। सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ आने लगेंगे, आप बार बार एक दो बार वीडियो को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। थोड़ा टेक्निकल है पंचायती राज, ऐसे ही 8-9 क्वेश्चन नहीं बनेंगे एससीएफ वगैरह के एग्जाम में, और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में हमारा ये पंचायती राज है। ठीक है, तो निर्वाचन का प्रकाशन जो है विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, जो भी विहित प्राधिकारी होगा। स्थानापन्न सरपंच कौन है ये भी समझिए आप। ठीक है, कब के कंडीशन में स्थानापन्न सरपंच आता है ये भी जान गए हम। शेष 6 माह बचा है तो पंचायत में निर्वाचन नहीं होगा कार्यकाल, लेकिन 6 माह से अधिक बचा है तो निर्वाचन होगा। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण याद आ गया मेरे को, जो निर्वाचन होता है विघटित, जो अगर जो यहाँ पे विघटन के बाद कुछ शेष कार्यकाल बचा है, मतलब जो सरपंच बनेगा ना, जब दोबारा निर्वाचन होता है पंचायत का उपचुनाव टाइप का, तो जो सरपंच बनेगा वो शेष अवधि काल के लिए बनेगा। निर्वाचित जो सरपंच रहेगा, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति टाइप का हाँ 5 साल के लिए हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। जितना कार्यकाल शेष रहेगा, जितना कार्यकाल शेष रहेगा उतने ही दिनों के लिए वो है निर्वाचन किया जाएगा, मतलब शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचन। किस लिए इस स्थिति में? तो शेष कार्यकाल, शेष कार्यकाल लिख दे रहा हूं यहां पास, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। निर्वाचन जो होगा, जो दोबारा होता है उपचुनाव टाइप का, तो वो शेष कार्यकाल के लिए, मान लो 2 साल बाद हो रहा है तो 3 साल के लिए। 6 माह से अधिक बचा है तो उसके जितना बचा है उतने दिन के लिए। क्लियर है? मतलब ये समझ आ गया है कि पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो एक पंचवर्षीय 5 साल के लिए, लेकिन बीच में अगर कुछ हुआ दोबारा, जैसे पद त्याग हुआ, मृत्यु हुआ या कुछ और कारण से, तो जो भी आएगा, क्योंकि प्रोसेस तो लंबा है बहुत ज़्यादा, हमको पढ़ना है, अविश्वास प्रस्ताव भी पढ़ना है ना, हमको उसके बाद वापस बुलाया जाना भी पढ़ना है, निलंबन भी पढ़ना है, हटाया जाना, ये सब प्रोसीजर धीरे धीरे बारी बारी से हम देखेंगे। लेकिन आपको अभी ये समझना है, ये समझोगे तभी आगे बनेगा, आगे डीप है और पंचायती राज। तो इतना आपको क्लियर है। फिर 1-2 बातें मैं आपको और इसमें बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो। अगला कॉन्सेप्ट है बहिर्गामी या पूर्व सरपंच द्वारा कार्यभार को सौंपा जाना। किसको सौंपेंगे? किसको सौंपेंगे भाई? नए सरपंच को। ये जो नया सरपंच होता है इसका कार्यकाल कब से माना जाता है? आप समझ लो, इसका कार्यकाल प्रथम सम्मेलन से ही चालू होता है। प्रथम सम्मेलन से ही कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है, प्रथम सम्मेलन से ही इसका कार्यकाल चालू नए सरपंच का। उसी दिन से इसका कार्यभार ग्रहण, अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो देखो कंडीशन और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इससे, ये सम देखते हैं पहले हम लोग कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस इसका बनेगा एग्जाम में, कैसे बना सकता है कि अगर बहिर्गामी सरपंच अपने कार्य को सौंपता है तो किसी चीज़ को छुपाता है या किसी चीज़ का ब्यौरा नहीं देता है तो क्या हो सकता है, क्या कंडीशन है, ये आपको जानना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आप क्या जान सकते हैं एक्स्ट्रा। तो इसमें आपको मिलेगा, मान लो ये पूर्व सरपंच है या बहिर्गामी सरपंच है। ये जो पूर्व सरपंच है या बहिर्गामी सरपंच है, उसके कब्जे में क्या समझेंगे? अगर उसके कब्जे में कोई प्रपत्र हो या संपत्ति का कुछ बात हो या जो भी हो, सूचना से संबंधित कुछ हो,
आदि आदि ये मान लेते हैं। चाहे कब्जा में, उसके कब्जे में क्या हो, प्रपत्र हो, संपत्ति हो, सूचना आदि जो भी चीज़ है, उसको नए सरपंच को, किसको, नए सरपंच को क्या करता है, सौंपने में मना करता है या सौंपना नहीं चाहता है, सौंपने हेतु मना किया या सौंपता नहीं है, एक ही बात है, सौंपता नहीं है, तो क्या होगा, तब के कंडीशन में क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहां पास विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी, ये शब्द बार बार यूज होता है, ध्यान से इसको रट लिए रहो। विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी एक आदेश जारी करेगा, आदेश बोलो या निर्देश बोलो यहां पास, ठीक है, आदेश जारी करेगा और इसको बोलेगा, किसको, बहिर्गामी या पूर्व सरपंच, एक ही बात है, बहिर्गामी सरपंच या पूर्व सरपंच। उसमें ये बोलेगा कि आपके कब्जे में जो भी चीज है, जो पत्र है, संपत्ति है, सूचना आदि जो पंचायत से संबंधित है, उसे आप तत्काल, तत्काल एकदम तुरंत, ठीक है, तत्काल या तो सरपंच को सौंपो, सरपंच को नहीं सौंप सकते तो कौन है उसके बाद, उप सरपंच को सौंपो, अगर इसको भी नहीं सौंपते तो आप ग्राम सचिव को सौंपो, लेकिन आपको उसको तुरंत क्या करना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा बहिर्गामी या पूर्व सरपंच द्वारा। इतने होने के बावजूद भी अगर वो नहीं करता है, ढिट टाइप का है, समझ रहे बातें, तो फिर तो उसके ऊपर दिक्कत होने वाला है, मतलब उसके ऊपर अब कार्यवाही होगा। अगर, यहीं पे लिख दे रहा हूं, अगर फिर भी नहीं सौंपता, अगर फिर भी नहीं सौंपता तो इसके ऊपर अब क्या की जाएगी, इधर लिख दे रहा हूं मैं, इसके ऊपर क्या की जाएगी, कार्यवाही, इसके ऊपर क्या की जाएगी, कार्यवाही। अब ये जो कार्यवाही है, इस कार्यवाही में इसको क्या सजा दिया जाएगा, तो इसके लिए एक ही सजा है, जिस दिन इसके ऊपर जांच बैठक होगा, जांच होगी कार्यवाही में, इसको जांच किया जाएगा और जांच में अगर ये दोषी पाया गया, अगर ये क्या पाया गया, जांच हुआ तो जांच में अगर ये दोषी पाया गया तो दोषी पाने पर इसको आगामी उसी तारीख से, मान लो 10 जुलाई है, 10 जुलाई से लेकर उसी दिन से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष तक के लिए वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। पंचायतों के किसी भी पदाधिकारी के रूप में वो नहीं चुना जाएगा। अगर उसका ये जो उसके खिलाफ जो ये कार्यवाही हुआ, पहले तो वो सौंपने के लिए मना नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसके खिलाफ जो है आपका विहित प्राधिकारी द्वारा जो है आदेश या निर्देश जारी होगा और तत्काल सौंपने के लिए इन 3 व्यक्तियों को, 3 व्यक्ति कौन कौन है, सरपंच, उप सरपंच और ये जो ग्राम सचिव है, सरपंच को या उप सरपंच को या आपके ग्राम सचिव को तत्काल सौंपेगा। अगर फिर भी वो नहीं सौंपता है, ये लाइन देखिए, अगर वो फिर भी नहीं सौंपता है तो उससे उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा संबंधित प्राधिकारी के द्वारा, ठीक है, और उसकी जांच की जाएगी। जांच में अगर वो दोषी पाया गया, जांच में अगर वो क्या पाया गया, दोषी पाया गया, तो 6 वर्ष के लिए उसको चुनाव लड़ने की सदस्यता जो है, पंचायत का चुनाव वो नहीं लड़ पाएगा, पंचायत का चुनाव वो नहीं लड़ पाएगा, याद ध्यान रखिएगा। इसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष के लिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? ये आपका पूरा निर्वाचन के बाद, कार्यकाल के बाद बहिर्गामी पूर्व सरपंच द्वारा दायित्वों को सौंपा जाता है, किसको, संबंधित जो नया सरपंच जो नियुक्त होकर आता है और जो प्रथम सम्मेलन से ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा सुन लो, मैं लिखूंगा नहीं इसमें, उप सरपंच के बारे में। उप सरपंच का कॉन्सेप्ट है भाई, अब दिमाग में ये भी आएगा कि उप सरपंच
के बारे में तो कोई नहीं बताता है कुछ, मैं बता देता हूँ आपको उप सरपंच से संबंधित, बस ओरली बोल देता हूँ, आप इसको सुन लीजिए। देखो क्या होता है उप सरपंच। उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, कैसे उप सरपंच जो है हम लोग नियुक्त करते हैं। तो देखो, प्रत्येक पंचायत में निर्वाचन के बाद, लिख लो आप लोग को नोट करना हो तो, प्रत्येक पंचायत में निर्वाचन के बाद विहित प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र तत्काल, यथाशीघ्र संभव आप बोल सकते हो, सरपंच और पंचों का एक तो सम्मेलन बुलाएगा और उसी सम्मेलन में उप सरपंच को चुना जाएगा। क्लियर है बातें? यथाशीघ्र एक सम्मेलन बुलाएगा निर्वाचन के तत्काल बाद, जो भी समय डिसाइड होता है उस बीच में विहित प्राधिकारी द्वारा। क्लियर हुआ आप लोग को, सभी कोई को? ठीक है। अब एक बात और सुन लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लो, पुस्तकों में नहीं मिलता है कई बुक में आपको। अगर मान लो कोई पंचायत है, कोई ग्राम पंचायत है, अगर मान लो कोई ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत में जो सरपंच है, ये जो सरपंच है यदि एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग का नहीं है, ना एसटी है, ना एससी है, ना ओबीसी है, उप सरपंच के बारे में बात कर रहा हूं ना, ध्यान से सुनिएगा। कोई पंचायत है, वहां का सरपंच यदि एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग का नहीं है, आरक्षित वर्ग से नहीं है, तो ये जो उप सरपंच होगा वो इन्हीं वर्गों से होगा, मतलब एसटी, एससी या ओबीसी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको जानना है। ऐसी बात में धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, बहुत सारे अभी लेक्चर्स इसमें आने को है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, आरक्षण और कार्यकाल। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू। नहीं बोला हूँ।